को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत करता हूं दोस्तों। यह मैं जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चला था 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसका टेस्ट नंबर 4 है दोस्तों आज। और प्रत्येक टेस्ट को मैं 2 पार्ट में ला रहा हूँ। प्रत्येक पार्ट में 75-75 क्वेश्चन है। आज इस पार्ट में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का, कौन सा एंशिएंट हिस्ट्री का पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग आधुनिक भारत का पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का ही क्वेश्चन होगा। 120 प्रश्न, उसमें से कुछ प्रश्न आपको करंट अफेयर है। 120 में से 30 प्रश्न आपको करंट अफेयर दिए गए हैं पूरे सेट्स में। तो हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री का तकरीबन 2 गो टेस्ट आएगा, एक 4 एक 5 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज पहला है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसमें इसका पहला प्रश्न टेस्ट नंबर 4 का। आज पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इससे पहले 1 से लेके 3 तक टेस्ट में करवा चुका हूँ और वो आधुनिक भारत से है दोस्तों। उसमें आधुनिक भारत से है और उसमें 30-30 प्रश्न करंट का है। तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। प्रत्येक सेट्स का 2 वीडियो में बनाया हूँ। कुल मिला के आपको 5 वीडियो मिलेंगे, 6 वीडियो मिलेंगे प्लेलिस्ट में। जाकर उसे देखें दोस्तों और अपनी तैयारी को परखें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में खूब शेयर करें, जहाँ भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कुछ कथन दिए हुए हैं और कुछ कारण है तो इसमें से दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेडियो डेटिंग पद्धति पुरातात्विक अवशेषों के तिथि के निर्धारण की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो इसमें कहा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो ये बिल्कुल सही है। रेडियो कार्बनिक डेटिंग पद्धति पुरातात्विक अवशेषों के तिथि के निर्धारण की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 10,000 वर्ष होता है, ये गलत है। रेडियो पद्धति के 10,000 वर्ष का होता है, यह सर्वदा गलत है। अर्ध जीवन काल जो होता है रेडियो पद्धति का वो 5,568 वर्ष का होता है, ना कि 10,000 का, ये गलत है दोस्तों। उसके बाद रेडियो कार्बन विधि द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जा सकता है। तो ये जो है दोस्तों ये भी गलत है। 10,000 नहीं 70,000 साल से अधिक पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जाता है, निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि रेडियो कार्बन विधि द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। रेडियो कार्बन का जो है पुरातात्विक वस्तु के काल का निर्धारण में रेडियो कार्बन पद्धति की अपनी एक सीमा है। इस विधि के अनुसार 70,000 साल से अधिक पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। उसके बाद मृत वस्तुओं में भी C40 रेडियो कार्बन पद्धति जिसे कहते हैं के घटकों का विद्यमान विघटन असमान अनुपात में जारी रहता है। तो ये भी कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि इसमें है आपको प्रश्न नंबर 2 में, इसमें शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शिलालेख एवं अन्य पुराने अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे पॉलियोग्राफ कहते हैं, उसे पॉलियोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, उसे पॉलियोग्राफी कहते हैं। शिलालेख एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत होते हैं दोस्तों। हमें बहुत सी ऐतिहासिक जानकारियाँ के लिए मोहरों, पत्थरों के खंभों, चट्टानों, तांबे के गोलों, मंदिरों के दरवाजे आदि पर उत्कीर्ण अभिलेखों पर निर्भर रहना पड़ता है। शिलालेख के अध्ययन की एपिग्राफी पूरा लेख कहा जाता है। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, और शिलालेखों एवं अन्य पुराने अभिलेखों में उपयुक्त पुराने लेखों के अध्ययन को पॉलीग्राफ कहते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे एपिग्राफी कहते हैं। लेकिन शिलालेख पर जो अभिलेख लिखे गए हैं उसके अध्ययन को पॉलियोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिया गया उचित शब्द के अनुसार करना है। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी में खालिस्तान लिपि और खालिस्तान भाषा में लिए गए थे। तो कौन सी लिपि और कौन से भाषा में लिए गए थे? तो सबसे पुरानी अभिलेख किसका है? तो मौर्य साम्राज्य का है। और वह जो लिपि था ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिए गए थे। ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ब्राह्मी लिपि और किसमें है? प्राकृतिक भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है
नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। इसमें दिया गया है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम कब और किनके द्वारा पढ़े गए थे, पढ़े जा सके थे। तो अशोक के जो शिलालेख थे सर्वप्रथम कब और किनके द्वारा पढ़ा गया था, तो अशोक के शिलालेख 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और जेम्स प्रिंसेप जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न में मैचिंग दिया हुआ दोस्तों, इसे हम लोग मैच करेंगे। निम्नलिखित सूची दिए हुए हैं, इसमें कुछ साहित्य है और उसके विषय वस्तु दिए हुए हैं। देखेंगे हम लोग कुछ साहित्य और उसके विषय वस्तु, सूची 1 सूची 2 को मिलाने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसमें दिया गया शूल्य सूत्र, शूल्य सूत्र क्या है, श्रौत सूत्र क्या है और गुहा सूत्र क्या है। देखिए शूल्य सूत्र है, शूल्य सूत्र जो गणित और ज्यामितीय से संबंधित है, गणित और ज्यामिति से संबंधित है शूल्य सूत्र, ठीक है, एक का 2 हो जाएगा। और स्रोत सूत्र होता है, स्रोत सूत्र होता है जो राज्याभिषेक समारोह होता है, स्रोत सूत्र, राज्याभिषेक समारोह स्रोत सूत्र होता है, ठीक है। और गुहा सूत्र होता है विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार, गुहा सूत्र होता है, गुहा सूत्र विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार। तो इस प्रकार 2 1 3 किसमें है दोस्तों, 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 6 में क्या है देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 इधर मिलेगा दोस्तों हम लोग को, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है। कहा गया है वेदांगों की कुल संख्या क्या है, वेदांगों की कुल संख्या क्या है। तो हम वेदांगों की कुल संख्या हमसे पूछा गया है, तो कितने वेदांग है, तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। कितने, 6 वेदांग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कितने वेदांग है, तो 6 है। कौन कौन 6 वेदांग है, देखिए वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग या वेदों के अंगों का अध्ययन करना आवश्यक होता है, ठीक है। वैदिक साहित्य को समझना है तो उसके वेदांगों के जो अंग है उसको अध्ययन करना आवश्यक होता है। वेदांग भी वैदिक साहित्य के ही अंग है जिसकी रचना सबसे बाद में की गई है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। 6 कौन है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। तो इस प्रकार 6 वेदांग है दोस्तों। ये सभी रचनाएं गद्य प्रारूप में तथा उपदेशात्मक शैली में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 7 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत के, 7 नंबर प्रश्न दिया गया है क्या, दक्षिण भारत में पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुतायत में मिले हैं जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोगों को उनके औजारों, हथियारों, अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया गया है। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे अन्य सामग्रियों के साथ बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोगों के उनके औजारों, हथियारों, अन्य सामग्रियों के साथ दफनाया जाता है, उसे मेगालिथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, उसे मेगालिथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 में दिया गया है, मैच करने के लिए दिया गया है दोस्तों, हम लोग मैचिंग करेंगे, कोशिश करेंगे। इसमें क्या दिया, नवपाषाण कालीन बस्तियां हैं और अवस्थित, कहाँ कहाँ अवस्थित है नवपाषाण कालीन बस्तियां, तो हम मैच करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों आपको यहाँ से चिरांद पूछा है, तो चिरांद आपको बिहार के क्षेत्र में पता है दोस्तों, चिरांद कहाँ है, बिहार में, ठीक है। बुर्जहोम, बुर्जहोम आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, बुर्जहोम, ठीक है। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा कहाँ है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर हो गया। कोल्डिहवा कहाँ है, कोल्डिहवा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा दोस्तों, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, कोल्डिहवा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो 3 4 1 हो गया कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में। और उतनूर, उतनूर कहाँ है, तो उतनूर है आपको आंध्रा में, उतनूर है दोस्तों, उतनूर आंध्रा में है, ठीक। और पिकलिहल कर्नाटक में है, पिकलिहल कर्नाटक में है। इस प्रकार ऑप्शन यदि हम मिलाएं तो कौन होगा दोस्तों, देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। ऐसा इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, चिरांद बिहार में, बुर्जहोम कश्मीर, कोल्डिहवा या कुलदीहवा उत्तर प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश, पिकलिहल कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 9 नंबर प्रश्न, क्या दिया है 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिया गया है और उस पर विचार करने के लिए दिया गया है हम लोग को, इसको हम लोग विचार करेंगे, क्या विचार करते हैं देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ माना जाता है, ठीक है। तो कथन सत्य है कि गलत है, तो ये जो दिया हुआ है
बिल्कुल कथन सत्य है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। नवपाषाण काल के लोग पहाड़ी बस्तियों से दूर भी बस्तियां स्थापित करने में सफल रहे हैं, तो यह कथन गलत है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन केवल और केवल एक मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, केवल और केवल एक सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं और 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है। 10 में दिया गया क्या देखेंगे हम लोग? उन स्थलों को पहचान कीजिए जहां नवपाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणकालीन हड्डियों के औजार जहां से प्राप्त हुए हैं उन स्थान का नाम क्या है? उन स्थान का नाम क्या है? तो बुर्जहोम एवं चिरांद दोनों है। ठीक है, चिरांद एवं बुर्जहोम दोनों है, जहां पर बहुत मात्रा में नवपाषाण काल में हड्डियों का औजार प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में यदि हम देखें, बुर्ज हम जानते हैं कहाँ है? तो कश्मीर में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो आपको इसमें दिया गया है 11वां प्रश्न में, प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है? सेनुआर है जो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सेनुआर है जो बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बिहार के रोहतास में सेनुआर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बिहार के दो नवपाषाणी स्थल अत्यंत प्रसिद्ध है। एक चिरांद जो बिहार के सारण जिले में स्थित है, चिरांद कहाँ है? जो सारण जिले में स्थित है। और दूसरा सेनुआर, यह कैमूर पहाड़ी इलाके के रोहतास जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या है? इसमें है 12 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कब्र में मृतक के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? देखिए, कब्र में पालतू कुत्ते के साथ दफनाए जाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है आपको बुर्जहोम से प्राप्त हुआ दोस्तों। कहाँ से? बुर्जहोम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। श्रीनगर कश्मीर में श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम भारत का एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है दोस्तों। लोग रूखी भूरी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वहाँ करते थे बुर्जहोम में, और वहाँ बुर्जहोम में मृतकों के साथ उसकी कब्र में पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ये सब भारत के किसी अन्य नवपाषाणी स्थल में साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, कथन को मिलान करना है हमको। ठीक है, तो यदि हम देखें इसको, इस कथन को देखें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें कायस्थ ताम्रपाषाण सांस्कृतिक, कायस्थ है जो ताम्रपाषाण सांस्कृतिक से है। ठीक है, तो काल अनुक्रम मैच करना है इसको। ठीक है, काल अनुक्रम मैच करना है। तो इस यदि हम देखें, कायस्था ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जो मध्य प्रदेश में है, कब से कब? 2000 से 1800 के बीच है। ये 2000 से 1800 के बीच है, 2000 से 1800 के बीच। ठीक है, 1800। ठीक, और जेरवे संस्कृति का संबंध कब से है? 1400 से 700 के बीच। 1400 से 700 के बीच जेरवे संस्कृति है। जेरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के है दोस्तों। आहर ताम्रपाषाण संस्कृति जो बनास घाटी राजस्थान में है, वो 2100 से कब है? 1500 ईसा पूर्व स्थित है। 2100 से 1500 ईसा पूर्व है। जबकि मालवा संस्कृति जो मध्य प्रदेश में है 1700 से 200 ईस्वी तक है। 1700 से 200 ईस्वी तक है, 1200 ईस्वी तक, सॉरी 1700 से 1200 ईस्वी तक है मालवा संस्कृति। काल अनुक्रम हमको सजाने के लिए कहा गया है। यदि हम देखें तो सबसे पहले सी आएगा, आहर ताम्र संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद सी के बाद कौन आएगा? ए आएगा, कायस्थ ताम्रपाषाण संस्कृति 1400 से 2000 से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद आएगा मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व। उसके बाद आएगा जेरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, CADB। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है? तो इसमें है कि मैच करना है दोस्तों ताम्रपाषाण में। पांडुराज धीबी है। ठीक है, पांडुराज धीबी, गणेश्वर, एरन और इनाम गांव ये कहाँ स्थित है? तो ठीक है, ये सब जो प्रश्न है कुछ गांव के नाम दिए गए हैं, वहां आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पांडुराज धीबी है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास हुआ था पांडुराज धीबी में, और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पांडुराज धीबी पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। 1 का 3 हो गया। गणेश्वर है जो राजस्थान में स्थित है। गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है।
ये पश्चिम बंगाल में। गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। और गणेश्वर है जो आपको यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था गणेश्वर, ठीक है। उसके बाद यदि एरन देखें, एरन तो मध्य प्रदेश में स्थित है। 1700 से 1200 ईस्वी तक एरन अभिलेख का संबंध है मध्य प्रदेश में। और इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। कहाँ इनाम गांव? महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ से चूल्हे और वृत्ताकार गड्ढे नुमा मिट्टी के घरों की खोज की गई इनाम गांव से। तो यदि हम मैच करें दोस्तों तो कौन कौन सा होगा? 3 4 5 1, 3 4 5 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 14 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न में कि 15 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करेंगे हम लोग। देखते हैं हम लोग कथन क्या है। कुछ कथन दिए हुए हैं, उसके कुछ कारण भी दिए हुए हैं, हम लोग देखेंगे। कथन का बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया महाराष्ट्र की जो जोरवे संस्कृति का विकास मुख्यतः प्रावर नदी के किनारे हुआ। तो महाराष्ट्र की जो जोरवे संस्कृति का विकास हुआ है प्रावर नदी के किनारे हुआ है, बिल्कुल 100% सही है दोस्तों। ये कथन सही है। आंसर कथन सही है। कौन इसके बारे में पूछा है? जोरवे संस्कृति का विकास 2000 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक हुआ है। तो कथन 2 गलत है दोस्तों। जोरवे संस्कृति का जो विकास हुआ है 1400 ईस्वी से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक हुआ है। 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक हुआ है। तो कथन 2 गलत है। कथन 3 में देखें, इस संस्कृति पर दक्षिण के नव प्रशांत संस्कृति के तत्व भी विद्यमान पाए गए हैं। नव प्रशांत संस्कृति के तत्व विद्यमान पाए गए हैं। तो 3 भी सही है। 3 सही है, बिल्कुल सही है। और जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल नेवासा है। तो 4 गलत है दोस्तों। जोरवे संस्कृति का जो सबसे बड़ा स्थल है जो दायमाबाद था। कौन है? दायमाबाद, ना कि नेवासा। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन कौन कथन सही हुआ? 1 और 3। तो 1 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 15 से 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है, थोड़ा फास्ट करो। किस ताम्र प्रशांतकालीन स्थल के लोग विविध प्रकार के अनाज जैसे वेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज आदि का उत्पादन बहुतायत में किया करते थे? बहुतायत में किया करते थे। तो ये प्रश्न पूछा है। तो इसको हम यदि देखें दोस्तों तो कहाँ ये ज़्यादा उपजाया करते थे? तो यह जो है नवदा टोली स्थल के लोग हैं जो बहुतायत में उपजाया करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नवदा टोली महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र में कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे। 17 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित ताम्रप्रशान स्थल का संबंध बताइए। निम्नलिखित ताम्रप्रशान स्थल है उनके बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो उनके बारे में देखें हम। तो ताम्रप्रशान स्थल के बारे में देखें। इसमें ताम्रप्रशान कालीन स्थल सेनुआर जो बिहार में नहीं है। कौन बिहार में ताम्रप्रशान स्थल नहीं है? देखिए बिहार में कौन नहीं है? यदि हम देखें सेनुआर बिहार में है, ठीक है। ताराडी बिहार में है, सोनपुर बिहार में है, खैराडी है जो बिहार में नहीं है। खैराडी कहाँ स्थित है? तो बिहार में नहीं है। खैराडी उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में स्थित है खैराडी, ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। गुड। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। कुछ कथन है और कुछ कारण है, देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है ताम्रप्रशान कालीन लोग मवेशी जैसे भेड़, बकरी आदि पालते थे और उन्हें आंगन में बांध देते थे, ठीक है। तो ताम्रप्रशान के लोग बिल्कुल ऐसा करते थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उन जानवरों का उपयोग दूध एवं गंतव्य उत्पादन के लिए किया करते थे। तो ये भी सही है दोस्तों। दोनों का दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर और उसकी व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 17 से 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 से 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। केवल कथनों पर भी विचार करने के लिए ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, आप लोग घबराइएगा नहीं। हड़प्पा सभ्यता का उत्तर पूर्व में विस्तार मेरठ तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ठीक है, उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ये बिल्कुल सही बात है, 100% सही है। अभी तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 28,000 स्थलों की पहचान की जा चुकी है। तो 28,000 स्थलों का तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता ईसा पूर्व की 3री शताब्दी और 2री शताब्दी हड़प्पा सभ्यता ईसा पूर्व की 3री शताब्दी और 2री शताब्दी की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता सांस्कृतिक थी। तो ये भी सही है दोस्तों। सबसे बड़ी संस्कृति की हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये गलत है, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। जो सिंध प्रांत में नहीं स्थित है दोस्तों, पंजाब में, बल्कि पंजाब प्रांत में स्थित है। जो हड़प्पा है सिंध प्रांत में नहीं है, पाकिस्तान के सिंध में नहीं है। कौन सा प्रांत में है? पंजाब प्रांत में है।
तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3, 1 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 19 से 20 और 20 प्रश्न के 20 प्रश्न हमारा दिया गया क्या, तो इसमें दिया गया मैच करने के लिए, मैच है, इसमें मैच कीजिए हड़प्पा सभ्यता और अवस्थित स्थल। तो मैच करने के लिए ठीक है, कलिबंगा, कलिबंगा है तो कहाँ है, कलिबंगा हरियाणा में। कलिबंगा कहाँ है दोस्तों, तो कलिबंगा आपको राजस्थान में, सॉरी, कलिबंगा राजस्थान में स्थित है, कलिबंगा राजस्थान में, ठीक। और बनवाली हरियाणा में, बनवाली हरियाणा में। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में। धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में। और दाइमाबाद महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से हम देखें तो कौन सही होगा, तो सही होगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही, डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी देगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 3 1 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें दिया गया है 21वां प्रश्न में, मोहनजोदड़ो के से प्राप्त महान स्नानागार का परिणाम क्या है, तो उसका परिमाप क्या वो पूछा गया। मोहनजोदड़ो से हम लोग प्राप्त किया स्नानागार, उसका परिमाप क्या है। यदि उसको हम देखें दोस्तों तो उसका परिमाप है, क्या है परिमाप, तो उसको हम देखें तो उसका परिमाप है 11.88 मीटर लंबाई से 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई है। तो इस प्रकार ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा दोस्तों, तो इसमें यदि हम आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी हमारा सही आंसर होगा। 11.88 मीटर लंबाई, 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर गहराई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, पूर्ति कीजिए। कलिबंगा के खालिस्तान हिस्से में भी ईंटों के चबूतरे हैं जिसका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ होगा। तो कौन से हिस्से का देखेंगे हम लोग, अन्नागार में हुआ था, तो कलिबंगन के जो दक्षिणी हिस्से का था, जो जिसका उपयोग अन्नागार में हुआ है, ठीक है। देखिए हड़प्पाई स्थलों के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता अन्नागारों का साक्ष्य प्राप्त होना है। लगभग सभी प्रमुख स्थलों पर विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के कलिबंगा के दक्षिण हिस्से में ईंटों के चबूतरे हैं जिसका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 23 की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग के संबंधित मानी जाती है, तो हड़प्पा सभ्यता है जो कांस्ययुगीन या कांस्ययुगीन जैसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जो देखिए ऐतिहासिक विकास क्रम में सभ्यता संस्कृति का विकास निम्न क्रम में हुआ है, पहले पुरापाषाण, फिर मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण, फिर ताम्रपाषाण, कांस्ययुगीन, उसके बाद लौह युगीन हुआ दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता किसमें था, कांस्ययुगीन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 24वां प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कीजिए। तो हड़प्पा की सभ्यता की लिपि की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज हुई है 1853 में हुई हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज, ठीक है। 1853 में हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज और 1930 में तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 25वां प्रश्न में मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बीच व्यापारिक गतिविधियां के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, तो मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में जो हड़प्पाई के लिए किस नाम से प्रयोग किया गया, तो उसका नाम क्या रखा हुआ था, मेहुला। मेसोपोटामिया हड़प्पा के लिए मेहुला नाम से प्रयोग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 26वां प्रश्न है, नेक्स्ट में दिया गया है 26वां प्रश्न। यदि हम देखें इसमें दिया गया हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर 3 सींग वाले सिर के एक योगी की मुद्रा चित्रित है जिसके पास कुछ पशुओं के चित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं मिलते हैं। उन पशुओं में से किस पशु का चित्र उन मुहरों पर नहीं पाया गया है, तो हाथी है, हीरा है, और हाथी है, हिरन है और गेंडा है, परंतु बैल का उत्कीर्ण नहीं प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 27वां प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है कांस्ययुगीन निर्मित एक अर्धनग्न महिला नर्तक की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो नर्तक की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है नर्तक की मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 28 नंबर प्रश्न में 28 में आर्य शब्द किस बात का संकेतक है, तो आर्य शब्द जो है दोस्तों आपको किस बात का संकेतक है, तो आर्य शब्द है एक सांस्कृतिक समुदाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर
डी सही आंसर है। और भारत में हम आर्यों को ऋग्वेद से जानते हैं, ऋग्वेद से जानते हैं आर्यों को, और ऋग्वेद में आर्य शब्द कुल 36 बार आए हैं। ठीक है, और ऋग्वेद भारोपियों भाषाओं का प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसमें ढेर सारे शब्द मुंडा और एवं द्रविड़ भाषाओं में भी पाए गए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें मैचिंग करने के लिए दिया गया है किस्तिक अभिलेख, हित्तित अभिलेख और मितानी अभिलेख। तो देखिए इसमें यदि हम मैचिंग करेंगे किस्तिक अभिलेख, हितानी अभिलेख और मितानी अभिलेख में, तो कौन कौन सा होगा। तो यदि हम देखें किस्तिक अभिलेख है जो इराक से है, किस्तिक अभिलेख। हित्तित अभिलेख है जो आपको कहाँ से मिलता है, हित्तित अभिलेख आपको तुर्की में मिलता है, और मितानी अभिलेख आपको सीरिया में मिलता है। इस प्रकार मैच करेंगे 3 2 4 आंसर होगा दोस्तों। 3 2 4 हम लोग आंसर लगा लेंगे। 3 2 4 कहाँ है, 3 2 4 मेरा आंसर होगा 3 2 4, 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको पढ़ते हैं। हित्तित अभिलेख ईसा पूर्व के 19वीं शताब्दी तक तुर्की पूर्व में और पूर्वी को अनातोलिया भी कहा जाता है। और किस्तित अभिलेख 1600 ईस्वी पूर्व से इराक को पहले मेसोपोटामिया के नाम से भी जाना जाता था, और मितानी अभिलेख जो सीरिया में पाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कथन कारण है, इसका आपको बताना है कौन सही है। तो इसको देखिए, इंडो आर्यन समुदाय के लोग कबीलाई और गैर कबीलाई संघर्ष में हर जगह सफल रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। और इंडो आर्यन के पास अवस्थायुक्त रथ, कवच और बेहतर हथियार थे, तो ये भी सही है, दोनों सही है। इसके कारण ही तो वो हर तरह सफलता प्राप्त किए हैं, तो उसका व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते दोस्तों। इसमें दिया गया है 31 नंबर प्रश्न में आपको फिर से ऋग्वैदिक संस्थाओं के बारे में, संस्थाओं में महिला भी भाग लेते, कौन कौन संस्थाओं में महिला भाग लेती है इसके बारे में दिया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में जो महिला भाग लिया करते थे, तो एक सभा हुआ करता था, एक विद्युत हुआ करता था। ये दो में महिलाएं भाग लिया करते थे। इन दो में महिलाएं क्या करती थी, भाग लिया करती थी। ठीक है, और समिति वगैरह में भाग नहीं लिया करती थी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है आपको 32 नंबर प्रश्न में कि शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्ययन में आया है। अध्ययन में आया है, तो शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के पहली बार 10वें अध्ययन में आया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अरे नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 10वें अध्ययन में ऋग्वेद में जल के देवता के रूप में किसका उल्लेख किया गया है। तो जल के देवता के रूप में ऋग्वेद को वरुण एक जल के देवता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है, देखिए इसमें और मैं आपको बताता हूँ, इंद्र को क्या बोलते हैं। इंद्र को वृष्टि के देवता माना जाता है, युद्ध एवं वृष्टि के देवता इंद्र को माना जाता है। ठीक है, अग्नि के देवता मानते हैं किसको, तो अग्नि को देवताओं के लोगों के बीच का मध्यस्थ माना जाता है। वरुण है जल के देवता को मानते हैं, और सोम को वनस्पतियों का देवता माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी हमारा सही आंसर होगा, वरुण। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ये बिल्कुल सही आंसर है। और ऋग्वैदिक लोगों को कृषि के ज्ञान का अभाव था, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऋग्वैदिक कालीन लोगों को कृषि के ज्ञान के बारे में अभाव नहीं थी, जबकि जानकारी थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 35 में सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए कहा गया, तो हम लोग मिलान करेंगे। चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। देखिए, जनपद, इंद्र, अग्नि, जन और विष। देखिए अग्नि के बारे में कितना है, ऋग्वैदिक काल में अग्नि के बारे में कितना है, देखिए, और कह रहा ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द उनकी संख्या बराबरता को सुमिलित करना है। जनपद है जो ऋग्वेद में कितनी बार आया है, अग्नि है जो ऋग्वेद में कितनी बार आया है, और जन है, विष है, इंद्र है, कितने बार आया। देखिए भाई, तो इसमें ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो इंद्र थे ऋग्वेद में। और सबसे अधिक बार वर्णन मिलता है ऋग्वेद में किसका, तो इंद्र का, 250 बार, 200 बार इंद्र का हो गया। अग्नि का ऋग्वेद में कितने बार वर्णन किया गया, तो 200 बार अग्नि का किया गया है। ठीक है, और जन का ऋग्वेद में 275 बार किया गया है। और विष का ऋग्वेद में 170 बार, 170 बार किया गया है विष का। और जनपद का ऋग्वेद में एक बार भी नहीं किया गया, तो ये शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि मैच करें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 किसमें है, 5 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न चलते हैं।
इसमें दिया गया है ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु है। और गंगा ऋग्वैदिक काल में उतना महत्वपूर्ण नहीं था, मात्र एक बार उल्लेख मिलता है गंगा का। ऋग्वेद काल में गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार मिलता है। ठीक है। और कुंभा जो काबुल अफगानिस्तान में बहने वाली नदी है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन नंबर गंगा के बारे में देखिए, सिंधु और कुंभा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 37 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण और धर्म शास्त्रों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? कौन शासक था जो विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो वो था पंचाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दान के लिए, धर्म के लिए और राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था, वो था पंचाल था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? निम्नलिखित में से किस वेद में श्लोक श्लोक के साथ पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी पाए गए हैं? तो अनुष्ठान भी पाए गए हैं श्लोक के साथ। किस वेद में अनुष्ठान भी पाए गए हैं? देखिए, यजुर्वेद में अनुष्ठान भी पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यजुर्वेद में न केवल श्लोक है, बल्कि उनके पाठ भी किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें दिया गया है इसके 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। इसमें यदि हम देखें दोस्तों, दिया गया है कि उत्तर वैदिक जनपदों का विचार कीजिए। ठीक, तो उत्तर वैदिक जनपद क्या क्या था? इसमें उत्तर वैदिक जनपद में जो 600 ईसा पूर्व के आसपास था, तो 600 ईसा पूर्व के आसपास कौन था? एक तो 600 ईसा पूर्व के पंचाल था, और दूसरा विदेह था। पंचाल और विदेह। उत्तर पूर्वी भी कहा गया है ना, देख लो ना। उत्तर वैदिक जनपद है। तो उसमें कौन कौन था? एक पंचाल था और विदेह था। ऑप्शन 4 और 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न क्यों? 40 में कहा गया है निम्नलिखित भारतीय दर्शन प्रणाली की किस शाखा का संबंध भौतिकवाद दर्शन से नहीं है? तो किस शाखा का संबंध भौतिकवाद दर्शन से नहीं है? तो शाखा का नाम क्या है? मीमांसा। तो शाखा का नाम है मीमांसा शाखा का नाम है। तो यदि हम देखें, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, मीमांसा शाखा का नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क एवं व्याख्या की कला। समझे? मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 41 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग विचार करेंगे इस पर। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का घोतक है। ठीक है, उत्तर वैदिक कालियों में तो शूद्र का घोतक है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में दिया गया है। तो शूद्र का घोतक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये कथन सत्य है। ठीक, असत्य पूछना है। वैश्य वर्ण के लोग उपनयन संस्कार के हकदार नहीं थे, तो ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। और बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति कमजोर की, तो ये भी गलत है। और कभी कभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने की संघर्ष छिड़ जाते थे, तो ये भी गलत है। कौन सा पूछ रहा है हमसे? ये सही है। 4 नंबर सही है। तो हमसे पूछा कौन गलत है, कौन असत्य है? तो 2 और 3 असत्य है। इस प्रकार क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 2 और 3 किसमें है? 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में है जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में से मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ में जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ से हुआ है? ये जो है जनपद शब्द का ब्राह्मण ग्रंथों से हुआ है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ब्राह्मण ग्रंथों से। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों 43 नंबर प्रश्न में। 43 में दिया गया है, वैदिक ग्रंथों में व्रीहि शब्द एक अनाज विशेष के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। व्रीहि किस अनाज का घोतक है और किस अनाज का नाम है? तो व्रीहि है जो चावल के नाम से जाना जाता है, चावल के नाम से। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों 44 में। 43 से 44 में आपको बताना है कौन कथन सही है, कथन गलत है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद उतना गहरा नहीं हो पाया था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद उतना गहरा नहीं हो पाया था, तो बिल्कुल सही है। और राजा के राजाभिषेक से जुड़े कई सार्वजनिक अनुष्ठानों में शुद्ध हिस्सा लेते थे। ठीक है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो सही है। तो इसके आंसर का एक कथन एक भी सही है, कथन आर भी सही है, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 45 नंबर प्रश्न में। 45 में दिया गया है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर थे, वर्धमान महावीर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया कथन है और कुछ कारण दिया हुआ है। जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है। तो जैन धर्म है देवताओं के अस्तित्व की मान्यता नहीं देता है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। जैन धर्म में जीना के ठीक है। तो 46 का क्या आंसर है? 46 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जैन ग्रंथ देवता के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है, गलत है। और जैन धर्म में जीना के सर्वोच्च स्थान दिया गया है, तो ये सही है। ऑप्शन 2 सही है इस प्रकार ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 46 से 47 की ओर चलते हैं। 47 में दिया गया है कि जैन ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर विचार करना है, ठीक है। तो जैन ग्रंथ है, जैन धर्म के सिद्धांत के प्रचार के लिए पाली भाषा का अपनाया गया था। जैन धर्म के सिद्धांत के प्रचार के क्या पाली भाषा का अपनाया गया था? तो ये गलत है, पाली भाषा नहीं, प्राकृतिक भाषा का अपनाया गया था जैन धर्म के सिद्धांत के लिए। 2 में है, अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धगामी में किया गया है, तो ये कथन सत्य है। अर्धगामी में किया गया, ये बिल्कुल कथन सत्य है। और 6वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया है। तो पाटलिपुत्र के जैन ग्रंथों का संकलन पूरा। तो ये गलत है दोस्तों। 6वीं शताब्दी में जैन ग्रंथ के संकलन का कार्य 6वीं शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र में नहीं बल्कि बल्लभी में पूरा किया गया था। 6वीं शताब्दी ईस्वी में बल्लभी में पूरा गया था। तो 3 भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। थर्ड में जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास के पर्याप्त योगदान दिया, तो ये सही है। तो 1 और 4 सही है हमको दिखता है दोस्तों। 2 और 4 सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 और 4। 2 और 4 मेरा आंसर सही होगा। 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यह प्रश्न किया गया 48 में। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपको महावीर स्वामी से लगभग 27 वर्ष पहले हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म महावीर स्वामी से लगभग 27 वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध और महावीर एक दूसरे के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली जिला के निकट बसंत नामक एक स्थान पर हुआ था। लगभग 27 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 49 नंबर प्रश्न में। 49 में किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया है? तो किस बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है? तो यह है सुत्तनीपात में। सुत्तनीपात में सुत्तनीपात हमको मिलान करना है। इसमें बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा है। तो बौद्ध धर्म ने प्राचीन कला के प्रभाव पर अपना छोड़ा है, तो कथन ए बिल्कुल सही है। और कारण है, भारत में पूजा की जाने वाली प्रारंभिक मानव मूर्ति संभव गौतम बुद्ध की है, तो ये भी सही है।
दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर की ओर, इस प्रश्न को पूर्ति करना है। यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक नई कला का सृजन किया, जिसे क्या कहा गया? जिसे गंधार शैली कहा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, गंधार शैली। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, गंधार शैली हो गया। उसके बाद जैन मठों का क्या कहा जाता है? जैन मठों को क्या कहते हैं? तो बसादिस्ट कहते हैं। जैन मठों को बसादिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 52 से 53 नंबर प्रश्न पे। 53 में है, 53 में क्या दिया गया है? तो इसमें हम देखें 53 में देखें तो देखिए बौद्ध ग्रंथ में कुछ है। चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, और बिहार कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान या मठ को। और स्तूप गौतम बुद्ध के जीवाश्मों के ऊपर निर्मित कलात्मक संरचना को स्तूप कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम मिलान करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित राजवंशों का विचार कीजिए और उनके मगध पर शासन करने के क्रम को कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा राजा पहले मगध पर शासन किया है और फिर कौन सा राजा उसके बाद मगध पर शासन किया, उसके बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया है दोस्तों। ठीक है, मैं करूंगा। तो यदि हम देखें इसको, तो सबसे पहले कौन से राजा थे और उसके बाद कौन से आए, इसके बारे में दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है यदि हम देखें तो सबसे पहले जो राजा थे वो आपको इसमें यदि कालक्रम देखें तो हार्यक वंश, सबसे पहले कौन सा वंश? हार्यक वंश आया था। और हार्यक वंश का कार्यकाल 544 से लेकर 412 था। पहले हार्यक वंश आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आएगा पहले? हार्यक वंश आएगा। ठीक, उसके बाद हार्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 ईस्वी से लेकर के 344 ईसा पूर्व है। उसके बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। तो इस प्रकार से जाएंगे हम दोस्तों। तो कौन आएगा? तो आ जाएगा मेरा क्या आंसर? आंसर आएगा DACB। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कथन है और कारण है। इसमें है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में बड़े प्रादेशिक राज्यों के संगठन की परिस्थितियों पैदा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, और इसमें है लोहे का बढ़ता अनुप्रयोग उपरोक्त परिस्थितियों का सर्वाधिक उत्तरदायित्व करता है। तो ए और बी दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट 54 से 55 नंबर प्रश्न की ओर। 55 में दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 को एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ राजधानी है। ठीक है, तो वत्स क्या है? वत्स को यदि हम देखें तो वत्स है जो इलाहाबाद से संबंधित है। वत्स इलाहाबाद से संबंधित है। कौशल श्रावस्ती से संबंधित है। कौशल श्रावस्ती से संबंधित है। और मल आपको किससे संबंधित है? तो मल कुशीनगर या काशिया संबंधित है मल। और अवंती महिष्मती से संबंधित है। अवंती कहाँ है? तो महिष्मती से, अवंती महिष्मती से। तो वत्स है इलाहाबाद में, कौशल है श्रावस्ती में। कौशल वत्स इलाहाबाद, कौशल श्रावस्ती। कौशल कहाँ? श्रावस्ती। मल आपको कुशीनगर और अवंती महिष्मती। इस प्रकार मैच करेंगे। 2 4 1 3 आएगा दोस्तों। 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें दिया गया है आपको 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न दिया गया है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मध्य में अफगानिस्तान और दक्षिणी पूर्वी मध्य एशिया तक के भौगोलिक क्षेत्र के सांस्कृतिक के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि ने कितने जनपदों को होने का उल्लेख कहा है? तो इन्होंने 40 जनपदों के होने का उल्लेख कहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 57 नंबर प्रश्न की ओर। 57 में है निम्नलिखित में मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जीना की मूर्ति उठाकर ले गया था? जीना की मूर्ति उठाकर ले गया था वो कौन था? तो विजय प्राप्त की कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला महापद्मनंद था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, महापद्मनंद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आगे की ओर 58 नंबर प्रश्न की ओर। 58 में दिया गया है ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? ईरानी शासक डेरियस जो था भारत के कब किया था? तो 1516 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 58 से 59 की ओर। 59 में है भारत ईरान के संबंधों पर विचार कीजिए। तो कुछ संबंध दिए गए भारत और ईरान के बीच, उसको देखना है। इसमें है कि ईरानी लेखक भारत में लेखक का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? खरोष्टी लिपि। ये कथन क्या है? सही है। अब है कि
खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। खरोष्टी लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, गलत है। मौर्य शिल्प कला पर भी ईरानी प्रभाव देखा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में पंच चिन्हित सिक्के, पंचमार्क सिक्के ईरानी संबंधों से प्रेरित होकर विकसित हुआ है, तो ये भी गलत है दोस्तों। ये ईरानी संबंधों से प्रेरित होकर साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। ये भारत में ही बनाए गए हैं, तो ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा? 1 और 3 मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज्य था। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी से, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 60 का 60 का आंसर होगा चिनाब नदी किनारे। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज्य था। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया और पोरस का राज्य किन नदी के बीच था? तो पोरस का राज्य जो था आपको चिनाब और झेलम नदी के बीच में था दोस्तों। चिनाब और झेलम नदी के बीच में पोरस का राज्य था, चिनाब और झेलम नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, चिनाब और झेलम नदी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस राजवंश का शासक था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर नंद वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सिकंदर के आक्रमण के समय। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि 62 में भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब और कहां से प्रारंभ हुई मानी जाती है? भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया है जो कब और कहां से हुई? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी से हुई है, ठीक है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें है इसमें दिया गया 63 में है कि बुद्ध काल ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में वर्षाकार और दीर्घाचारान नामक 2 प्रभावशाली मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। उन दोनों का संबंध क्रमशः किस महाजनपद से था? तो उन दोनों का संबंध है जो किस महाजनपद से है? तो उन दोनों का संबंध मगध महाजनपद से है, मगध और कौशल से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, मगध और कौशल से। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में यदि हम देखें नेक्स्ट प्रश्न में, तो इसमें दिया गया है 65 प्रश्न है आपको। 64 नंबर प्रश्न देखें हम लोग। 64 नंबर प्रश्न मैचिंग दिया गया है दोस्तों, इसमें मिलान करना है कौन पहले है और कौन बाद में है। इसमें दिया गया ईसा पूर्व 300 के आसपास नगरीकरण के कारण जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित नगरों में से उनकी जनसंख्या हिसाब से अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम जिसको बोलते हैं, अवरोही यानी घटते हुए क्रम में आयोजित करना है। देखिए सबसे ज्यादा नगरों में जहां सबसे ज्यादा है वहां सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो कौन सा नगर था? तो पाटलिपुत्र था, सबसे ज्यादा पाटलिपुत्र। उसके बाद मथुरा, उसके बाद उससे कम बेसनगर जो विदिशा में स्थित है, उसके बाद कौशाम्बी, उसके बाद उज्जैनी। तो आंसर क्या होगा? 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। देखिए आगे 2 3 1 5 4 किसमें है दोस्तों? 2 3 1 5 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्राकृतिक में किस नगर को बनियागामा अर्थात व्यापारियों की बस्ती कहा जाता है? किस नगर में प्राकृतिक को बनियागामा कहते हैं? तो चंपा नगर को बनियागामा या व्यापारियों की बस्ती कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 67 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 66 में है प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेघास्निज ने पाटलिपुत्र नगर के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो मेघास्निज ने पाटलिपुत्र नाम को, नगर को पोलीब्रोथा या पोलीबोथ्रा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। 67 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दिया गया है कौन कौन सा कथन है? तो इसमें है अशोक का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित है जिसके संख्या ए में खालिस्तान और बी में तक वर्गीकृत किया गया है। तो अभिलेखों का जो किया गया 13 है और जो 3 तरह का वर्गीकरण किया गया है। कुल अभिलेखों की संख्या कितना? 13 है और कितने तरह का है? 3 तरह का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा? सॉरी, अभिलेखों की संख्या 13 नहीं दोस्तों, जो अशोक का अभिलेखों की संख्या कितना है? 39 है। 39 अभिलेख है और 5 तरीकों से किया गया है, 5 तरीकों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी हमारा सही आंसर है। 5 तरह का वर्गीकृत है और कुल मिलाकर 39 अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 68 नंबर प्रश्न है। 68 में है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करना है हमको, ठीक है। निम्नलिखित भाषा दिए गए हैं उस पर विचार करना है। संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, यूनानी भाषा और अरमेक भाषा। उन भाषाओं में अशोक के अभिलेख लिखित पाए गए हैं। तो देखिए जो अशोक के अभिलेख जो लिखे गए थे वो आपको प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, ठीक है।
प्राकृतिक भाषा में। आपको पाली भाषा में भी अशोक के अभिलेख मिल जाएंगे। प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा नहीं, प्राकृतिक भाषा, यूनानी भाषा में अशोक के अभिलेख मिलेंगे और अरमेक भाषा। तो 3, 4 और 5 है ऑप्शन नंबर 3, 4, 5 ये भाषाओं में 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट को चलते हैं। इसमें 69 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, और कितना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 70 नंबर प्रश्न की ओर। 70 में दिया गया है कि कुछ कथन दिया गया अशोक के बारे में, उनके कथन है। तो मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रहण के उच्चतम अधिकारी को संनिधाता कहा जाता है। तो ये क्या सही है? तो उच्चतम अधिकारी को संनिधाता कहा जाता है। तो ये इसमें दिया गया है कौन सा कथन सत्य है? तो ये गलत है, संनिधाता नहीं कहते हैं दोस्तों। देखिए, मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रहण को उच्चतम अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता है, ना कि संनिधाता। समाहर्ता आज भी है, कर निर्धारण वाले को समाहर्ता कहते हैं। मौर्य प्रशासन में राज्य कोष एवं भंडारण के मुख्य संरक्षक को समाहर्ता कहा जाता है। ये गलत है, इसे संनिधाता कहते हैं। मुख्य संरक्षक को संनिधाता कहते हैं। तो ये भी गलत है। कौन सा कथन सत्य है? ना तो एक सत्य है और ना ही दो सत्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी, डी हमारा सही है। ना एक सही है ना दो सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 70 से 71 प्रश्न की ओर। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो बृहदरथ थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 150 ईसा पूर्व में बृहदरथ थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 72 नंबर प्रश्न की ओर। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी तक भारतीय महाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों पर विदेशी वंशों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। उनके आक्रमण करने और सत्ता पर स्थापित होने की सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले विदेशी आक्रमण जो हुए थे वो पहला कौन था? शक था। पहला हिंद यूनानी था। पहला कौन था? हिंद यूनानी, जिसे बैक्ट्रिया कहते हैं। उसके बाद शक थे, उसके बाद पहलव थे, उसके बाद कुषाण थे। हिंद यूनानी, शक, पहलव, हिंद कुषाणी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। चलिए अब दोस्तों भारतीय इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, प्राचीन इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, वो भी चैप्टर वाइज पूरे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर पूरी वीडियो उपलब्ध है। पूरी वीडियो उपलब्ध है दोस्तों, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में उपलब्ध है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक प्राचीन ही भारत नहीं, पूरे इतिहास का और आपको भारतीय संविधान का भी पूरी बुक उपलब्ध है। प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों, और उसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। जिसके पास ये बुक उपलब्ध नहीं है उसे भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों, वो भी अपना लाभ उठा सकें और अपने एग्जाम में और भी अच्छे से तैयारी कर सकें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो दूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। 73 नंबर प्रश्न में, गोंडोफोरनेस जिनके शासनकाल में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे, किस वंश के शासक थे? तो गोंडोफोरनेस थे जो किस वंश के शासक थे? पार्थियन वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 74 नंबर प्रश्न की ओर, और 75 तक हम लोग पढ़ेंगे। 74 में दिया गया है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर के ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर के, ठीक है, दूसरी शताब्दी ईस्वी तक भारत में सामंतवाद का बीजारोपण हुआ। तो बिल्कुल सही है। और कथन सही है, कारण मध्य एशियाई विजेताओं ने छोटे छोटे राज्यों के राजाओं पर अपना शासन थोप दिया। तो ये भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट में इसमें दिया गया 75 नंबर प्रश्न में, भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो भारत में यदि हम देखें, कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कौन थी? मथुरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, जहां भी आप लोग ग्रुप हैं, एजुकेशनल ग्रुप, सभी ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो में तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।